मोबाइल हटा लीजिए। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, यही चैप्टर चल रहा है हम लोग का। डेप्रिसिएशन हमने जाना था कि डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट व्हाट, लैंड। Land is the appreciating assets. Land is what? But apart from land, all the tangible assets are depreciating assets. Means what? Over the period of time, assets, the value of asset will decline. है ना? क्यों डिक्लाइन होगा? यूज कर रहे हैं तो, परमानेंट मार्केट वैल्यू फॉल हो गया तो, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया तो। टेक्नोलॉजी समझ, बहुत सारे मशीन में तो टेक्नोलॉजी यूज होता है ना आजकल। तो फोन भी एआई फोन आने लगा है कि नहीं है। जनरेशन चेंज हो गया तो, और क्या हो सकता है? वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब कि जो मशीन है उसमें कुछ टूट फाट गया तो उसकी कैपेसिटी घट गई तो, एफिशिएंसी घट गई तो। एफिशिएंसी समझते हैं ना कि नया मशीन ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, जब पुराना हो जाता है तो उसका प्रोडक्टिविटी क्या हो जाता है? कम जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जो टेंजिबल एसेट्स है उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन यूज करते हैं, बट इनटेंजिबल एसेट्स है तो वहाँ पर क्या यूज करते हैं? इनटेंजिबल के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? भूल गए, एमोटाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? ये सब लिख लिया करेंगे। डेप्रिसिएशन यूज फॉर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड एमोटाइजेशन यूज फॉर इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मींस व्हाट? जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, याद है? इंटेलेक्चुअल, हमने कोई डिजाइन डेवलप किया, हमने कोई ब्रांड बनाया, हमने कोई ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवाया। आजकल ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लिए इनटेंजिबल है। ये क्या है बेटा? नॉलेज, नो हाउ, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? इनटेंजिबल है। फॉर्मूला समझते हैं ना? जैसे कोई चीज को आप कोई फॉर्मूला, कोई नियम जानते हैं, कोई चीज जानते हैं और वो किसी को बेच रहे हैं तो आप उससे पैसा चार्ज करेंगे ना। आपके पास कोई डिजाइन है, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी, कोई चीज बनाने का टेक्नोलॉजी है, अब वो चाहता है कि सर हमको भी ये टेक्नोलॉजी दे दिए, हम भी बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी ले लो, इसका 10 लाख रुपया दे दो। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ, ये भी क्या है आपका? इनटेंजिबल एसेट्स है। हमने कुछ सिस्टम बता दिया उनको। अब सवाल ये है कि डेप्रिसिएशन का हमने जैसे पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव, डेप्रिसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाई, व्हाट आर द पर्पस ऑफ चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। तो हमने क्या देखा? डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कुछ पर्पस है कि सर इससे फाइनेंशियल रिजल्ट हमारा करेक्ट मिलता है। दो चीज, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ही फाइनेंशियल रिजल्ट्स कहेंगे, और फाइनेंशियल पोजीशन, बोथ आर डिफरेंट। फाइनेंशियल पोजीशन मींस द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी व्हिच आर शोन इन द बैलेंस शीट। Financial position means the position of assets and which are shown in the balance sheet. हमारे साथ रिपीट करेंगे तो आपका ऐसे कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि अगर कहीं बोलना है तो आप बोल सकते हो उसको। एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स इज व्हाट? फाइनेंशियल रिजल्ट्स कम फ्रॉम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हम जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही है, हमारा परफॉर्मेंस है। एग्जाम देंगे, हमारी एक्टिविटी थी, उसका जो रिजल्ट आया है ना, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से फाइनेंशियल रिजल्ट्स आता है और उसी रिजल्ट्स को प्रॉफिट, आ जाइए 11th ही है, उसी रिजल्ट से उसी को बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? और उसके लिए कौन सा अकाउंट खोलते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलते हैं। क्या खोलते हैं? तो अब देखो, जैसे आप पीएल अकाउंट बनाए थे ना, तो पीएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन दिखाते थे ना, बोलो ना, हाँ ना? किस साइड दिखाते थे? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। उससे प्रॉफिट हमारा एक्चुअल, मतलब कि हाँ सही प्रॉफिट आ जाएगा। दैट्स व्हाई वी चार्ज डेप्रिसिएशन। यानी सही प्रॉफिट को पता करना, यानी प्रॉफिट सही पता हो, इसलिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। टू प्रेजेंट मतलब बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन होता है ना, जैसे कंपनी का बैलेंस शीट शेयर होल्डर के सामने रख दीजिएगा, प्रेजेंट होता है। टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। देखो यहाँ फाइनेंशियल रिजल्ट है, यहाँ फाइनेंशियल क्या है बेटा? पोजीशन क्या हो गया? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या दिखता है? एसेट्स एंड लायबिलिटी दिखता है। टू एसर्टेन, एसर्टेन का मतलब होता है फाइंड कर लेना, पता करना, मालूम करना। टू एसर्टेन द ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जनरली जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है? मशीन का यूज करती है, फैक्ट्री बिल्डिंग का यूज करती है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज करती है, तो उससे हम प्रोडक्शन करते हैं। तो जो मशीनरीज है उस पर क्या चार्ज होंगे? समय के अनुसार डेप्रिसिएशन। तो जो डेप्रिसिएशन है उसको भी तो हमको कॉस्ट में जोड़ना पड़ेगा, तभी तो सामान का प्राइस निकलेगा। और सपोज करिए कि इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, तो इसको बनाने में मशीन का यूज हुआ होगा। मशीन हुआ है तो ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो उसके यूनिट वाइज पे हमको क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो सीओपी हम प्रॉपर निकाल सकें। टू एसेट, सीओपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना? टू एसेट इज द ट्रू इनकम टैक्स।
इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स. इनकम टैक्स इज व्हाट? एंड इट इज प्रोग्रेसिव टैक्स. सरकार दो प्रकार का टैक्स लेती है, एक रिग्रेसिव टैक्स लेती है, एक प्रोग्रेसिव टैक्स लेती है. प्रोग्रेसिव टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं विच इज इनकम टैक्स, एंड रिग्रेसिव टैक्स को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स लाइक कस्टम, एक्साइज. कस्टम जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें होती है. और अगर हम इंडिया की विद इन द इंडिया की बात करते हैं तो जीएसटी की एग्जांपल ले लीजिए आप. तो जीएसटी इज रिग्रेसिव टैक्स. जीएसटी में आपके फाइनेंशियल स्टेटस को सरकार नहीं देखना चाहती है, बोलती है तुम जो सामान खरीदे उस पर टैक्स लग जाएगा, चाहे तुम गरीब हो या अमीर हो. आप मूवी देखने जाते हैं, को बहुत पैसे वाले भी वही मूवी देखने गए, दोनों को सेम टिकट प्राइस लगा, उसमें जीएसटी सेम है कि नहीं है. आप रेस्टोरेंट खाने गए, कोई और रेस्टोरेंट खाने गया, कोई गरीब रेस्टोरेंट खाने गया, कोई भी गया रेस्टोरेंट खाने, सेम प्राइस लगेगा क्योंकि उस पर जीएसटी सेम है. बट जब इनकम टैक्स की बात करेगी तो इनकम टैक्स क्या होगा? प्रोग्रेसिव, यानी इनकम जितना जितना ज्यादा होगा इनकम टैक्स आपका उतना ही ज्यादा, यानी एक लेवल तक इनकम कम इनकम टैक्स नहीं है, यानी एक लेवल के इनकम पे इनकम टैक्स नहीं, उसके बाद इनकम टैक्स है. तो अब जो बिजनेस है जो प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, जो बिजनेस वो प्रॉफिट लॉस बनाना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से क्या आया? नेट प्रॉफिट आया. क्या है बेटा? नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट पे क्या लगेगा? तो वही बात है कि इनकम टैक्स सही मिले इसलिए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट सही आएगा तब ना इनकम टैक्स सही निकलेगा, तो फिर गड़बड़ होगा, है कि नहीं है. फिर टू एक्यूमुलेट द फंड. देखो डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंसेस है कि नॉन कैश, ये बताइए पहले. नॉन कैश है. हमने मशीन 10 लाख का खरीद लिया, वो तो पैसा चला गया. उसके बाद ईयर बाय ईयर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, पीएल में दिखा रहे हो, बट उस पे क्या आप कहीं पेमेंट कर रहे हो? कहीं पेमेंट कर रहे हो? नहीं पेमेंट कर रहे हो. तो डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंसेस बट इट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. Depreciation is what? Operating. So what are the difference between operating and non-operating? We have discussed in the profit and loss account. Operating expenses means the expenses which are incurred on day-to-day of business operations. Regular expenses. Because depreciation is regular expenses. Depreciation is what? Regular. Regular मतलब daily का depreciation लगता है, ऐसा नहीं है. हर साल लगता है. इसलिए लगता है क्योंकि मशीन यूज कर रहे हैं, इसलिए वो ऑपरेटिंग है. लेकिन लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इज इट ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग, बिकॉज यू डोंट नो व्हेन द एक्सपेंसिव विल इनकर्ड. आप जानते हैं कि खर्चा कब होगा, कब चोरी होने वाला, पता है आपको? नहीं पता है, तो वो क्या है? नॉन ऑपरेटिंग है. बट आपको पता है कि मशीन यूज हो रहा है तो क्या चार्ज होगा? तो ये क्या हो गया? ऑपरेटिंग. तो डेप्रिसिएशन इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस बट इट इज नॉन कैश एक्सपेंस. कोई दिक्कत नहीं है. अब सवाल, सॉरी, यहाँ ब्लड नहीं ना हो रहा है, ये ग्रीन लाइट जल रहा है ना इसमें. देखो फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स थे डेप्रिसिएशन के? 3 फैक्टर्स है. डेप्रिसिएशन चार्ज करने के 3 फैक्टर. पहला है कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कितना में खरीदे, पहला पॉइंट हो गया. दूसरा कि जब हम एसेट खरीदते हैं तो हम उस वहां पर एक एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इसका यूजफुल लाइफ कितना होगा. क्या बेटा, क्या पता करेंगे? यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स. एंड थर्ड वन, आफ्टर द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, आफ्टर द, अच्छा हम जो बोल रहे हैं समझ में आ रही ना आप लोगों को? आफ्टर द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, व्हाट विल बी द residual value. After the end of the life of the assets, what will be the residual value? Means what? How much will get by scrapping the machinery? How much will get? How much? How many? नहीं, how much will get while scrapping the, कितना लेंगे, कितना मिल जाएगा जब स्क्रैप कर लेंगे. तो हमने एक, वो भी एस्टिमेशन है. इट इज नॉट द एक्चुअल. समझ में आ रही है ना? तो वहां पर हम 3 फैक्टर को देखेंगे. कितना फैक्टर बेटा? क्या क्या याद करो? कॉस्ट, कोई दिक्कत? हमने इस पे एग्जांपल समझा था, याद है कि मान लेते कि 10 लाख का मशीनरी है और 10 लाख का मशीन जब हम खरीदे तो जिस दिन हम खरीद रहे हैं वो मेरे लिए प्रेजेंट डे, यानी उसको Y0 के नाम से जानेंगे.
y0 इन द सेंस कि प्रेजेंट में हम तो y0 हो गया, y मतलब ईयर, y मतलब यहां पर क्या लेंगे ईयर, 0 मतलब प्रेजेंट है। तो y0 पे आपने 10 लाख का मशीन का खरीद लिया, आपका एक्सपेक्टेशन मशीन कितने साल चलेगा? एक्सपेक्टेशन है 9 साल भी चल सकता है, 8 साल भी हो सकता है, 15 साल खींच दे, है कि नहीं है? डिपेंड करता है कि कितना आप उसको मेंटेन करते हैं। और रेसिडुअल वैल्यू क्या है? रेसिडुअल वैल्यू का और भी नाम है, याद है ना? क्या नाम है बता सकते हैं? स्क्रैप वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। तो ये हमने सोचा कि 50,000 बिक जाएगा। यहां Y10 लिखना दिखा ना, Y10 मतलब क्या हुआ? ईयर 10 के एंड में जब जाएंगे तो, यानी आप मशीन को 10 साल यूज करना है। तो मुझे बताओ प्रेजेंट ईयर में आपका कितने का मशीन खरीदाया? 10 लाख का। 10 लाख गया ना, बोलो हाँ है ना। ईयर 10 जब खत्म होगा तो कितना मिलेगा? कितना मिल सकता है? 50,000। तो ड्यूरिंग द 10 ईयर्स फ्रॉम 0 to 10 या 1 to 10 कह सकते हैं, हम कितने का मशीन का खर्चा हो जाएगा? 9.5 लाख रुपया। तो बोलोगे सर 9.5 लाख का मशीन खत्म हो जाएगा। अरे भाई वो मशीन का यूज करके हम प्रोडक्शन किए ना भाई। फिक्स्ड एसेट्स क्या है? अगर पूछे फिक्स्ड एसेट्स क्या है, तो फिक्स्ड एसेट्स मींस द एसेट व्हिच आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस एंड व्हिच गिव्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। यूज द कीवर्ड fixed asset means what? Fixed assets means the assets which are used for long term purposes. Long term मतलब more than 1 year, okay? And एक चीज और, इतना ही नहीं बोलना है, इतना ही नहीं बोलना है। Which gives 3 word, which gives future economic benefits। हम अपने बिजनेस में मान लो कि हमने एसी लगवा रखा है, हमने मान लो कि सोफा या फर्नीचर रखवा रहे कस्टमर के लिए, वो क्लाइंट हमारे पास आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनको हम अगर फैसिलिटी देंगे तो ही तो वो आएंगे, और फैसिलिटी दे रहे हैं तो आ रहे हैं। तो वो जो एसेट्स का यूज हो रहा है वो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है ना। अगर हम फैसिलिटी देवे नहीं करेंगे तो क्लाइंट की संख्या, कस्टमर सेल्स क्या हो जाएगा? आपका सेल्स गिर जाएगा ना, तो आपका प्रॉफिट भी कम जाएगा। इसलिए सेल्स बढ़ाना है तो यू हैव टू गिव फ्यूचर बेनिफिट, मतलब यू हैव टू गिव फैसिलिटीज, होगा ना। चलिए, तो यहां पर यह बात हो रही है कि ड्यूरिंग 10 ईयर द डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ द एसेट विल बी 9,50,000। अब सवाल यह है कि सर बुक्स ऑफ अकाउंट तो हर साल क्लोज होता है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर साल। ये हम लोग बिजनेस का कर रहे हैं, घर पे नहीं कि सर घर पे मशीन खरीदे हैं। कुछ बच्चा यूँ सोचा कि घर पे एसी खरीदा है, उसका क्या डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल। पापा कितना में खरीदे थे, क्या साल चल रहा है? 15% से लगा दो सर। अब पापा इतना बेचेंगे, अभी बेचेंगे ना, इतना मिल जाएगा। कर सकते हैं। देखिए वहाँ घर पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते हो, क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज वो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर से वहाँ प्रॉफिट लॉस नहीं निकालते। पापा जो नौकरी कर रहे हैं ना, जो सैलरी मिल रहा है ना, उस पर इनकम टैक्स बनेगा। पापा जो खर्चा कर रहे हैं उस पर सरकार नहीं पूछ रही कि तुम क्या खर्चा कर रहा है, उस पर इनकम टैक्स है कि नहीं। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ईच ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10 लाख कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो गया। देखो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा बता सकते हैं? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स। तो 95,000, 9,50,000 से डिवाइड 10, 95,000 ये आपका क्या बन गया? एनुअल। कोई दिक्कत? अब सवाल ये है जो हम लोग पढ़े थे, ये हम लोग रिवाइज करवाते हैं, क्योंकि आज जो बच्चे कुछ ऐसे हैं जो सूर्योदय सन को देख कर आए हैं कि हाँ आज सूर्य भगवान निकल गए, अब कोचिंग चला जाएगा, है कि नहीं है? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका डेप्रेशन पहला दिन है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम सबकी बात को समझते हैं। हम लोग लेक्चर 2 पे क्या पढ़े थे? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। लेक्चर 2 में हम लोग कैलकुलेशन सीखे थे, डोंट टॉक एंड फोकस हियर। पीछे बुआ पीछे वाले। यहां पर लेक्चर 2 में हमने देखा था मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, चार्जिंग डेप्रिसिएशन। बहुत सारे मेथड्स हैं, आगे जाओगे तो और मेथड पढ़ने को मिलेंगे, बट हमें यहां पर मोस्टली मेनली कितने मेथड पढ़ने हैं? 2। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा क्या है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन का एक और नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। दिस मेथड्स टेल अस दैट the depreciation is charged on original cost of assets every year. Original cost means what? ईयर 0 पे जो एसेट्स का वैल्यू है ना, जैसे 10 लाख रुपया है, 10 लाख पे हर साल चार्ज होगा। तो यहां हर साल डेप्रिसिएशन का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। बोलो हाँ है ना। और एक समय ऐसा
एक समय ऐसा होगा जहां पर एसेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है उससे डेप्रिसिएशन निकालने के दो तरीके हैं कि जब रेट दिया रहेगा तब कैसे निकलेगा और जब रेट नहीं दिया रहेगा तब कैसे निकलेगा। व्हेन रेट इज गिवन देन द डेप्रिसिएशन विल बी कॉस्ट ऑफ एसेट्स into rate of depreciation divided by 100. A depreciation is charged on the assets on time basis. Do you know the time basis what? When the per annum word is mentioned, when the per annum word is mentioned, then we have to apply time basis. जैसे 6 महीना तो 6 महीना, 9 महीना तो 9 महीना, 9/12, 6/12। बट जब per annum word mention नहीं है, मतलब लिख दिया कि depreciation 10% on assets, क्या लिख दिया 10% of assets, टाइम बेसिस लगेगा वहां पे, सुन रहे हो बोल नहीं रहे, लगेगा वहां पे नहीं लगे। जब पर एनम वर्ड मेंशन नहीं रहेगा तो वहां टाइम बेसिस नहीं लगेगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर अगर रेट नहीं गिवन है, रेट नहीं गिवन है बट बोलता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करो, इतना का मशीन है, इसका स्क्रैप वैल्यू इतना है और लाइफ इतना है, सिंपल वही फॉर्मूला लगाओ जो लाइफ वाला हम लगाए थे। तो when the life is given then cost of asset minus salvage value, cost of asset minus उत्कर्ष स्टैंड अप स्क्वायर। चलो सैल्वेज वैल्यू का और नाम क्या है अभी जस्ट बताए हैं, सैल्वेज वैल्यू का और क्या नाम है, बैठो कॉपी में देखो पीछे, बताओ वसुंधरा बताओ बताओ, और अंशिका बताओ बेटा सैल्वेज वैल्यू का और क्या नाम है। वेरी गुड, रेसिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू, एक और नाम है, सैल्वेज तो बोल ही दिए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, तो वो माइनस कर लेंगे डिवाइडेड बाय लाइफ, कोई दिक्कत यहां पे बोलो ना, है ना। अब एक है, सुनो यहां पे, यहां देखो, यहां WDV, देखो प्रैक्टिकली जो है बिजनेस में यही मेथड यूज होता है। एक सवाल और आपको बताते हैं, मतलब एक तरीके, अगर मान लो कि लिख दिया एसेट्स खरीदाया 15% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, लेकिन वहां मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बोला, साइलेंट है। व्हेन द methods of charging depreciation on tangible fixed asset is not given then apply WDV method naturally। कौन सा मेथड लगाएंगे, प्रैक्टिकली यही लगता है और यही आपको जेन्यून दिखता है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मशीन का वैल्यू 0 प्रैक्टिकली हो सकता है, रियलिटी में तो नहीं हो सकता है, लेकिन एसएलएम बोलता है कि 0 हो जाएगा। इसलिए जब डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं दिया रहेगा तो क्या लगाएंगे बेटा, WDV, याद रखेंगे, ठीक है ना, हम लोग लिख लेंगे इसको। WDV का फुल फॉर्म है रिटर्न डाउन वैल्यू, इसका और नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग मतलब वह घटते हुए, और इसी का और नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये मेथड कहता है कि डेप्रिसिएशन हमेशा घटे हुए वैल्यू पे चार्ज करो, सिंपल, जैसे 1 लाख है 10% चार्ज हुआ, कितना 10,000 हो गया, तो सेकेंड ईयर में कितना वैल्यू बनेगा 90,000, उस 90,000 पे चार्ज करो, फिर 9,000 लग जाएगा, फिर उसके घटे हुए वैल्यू पे लगाओ, वही कहलाता है। और इस मेथड से जो एसेट्स का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत, क्लियर है अब, बिल्कुल ठीक है ना, बहुत अच्छा। अब यहां पर हमने 2-3 एग्जांपल किया था, इस एग्जांपल में कोई दम नहीं था। बोमन ने एक मशीन खरीदा, एक्वायर्ड मतलब मशीनरी खरीदा 9,50,000 का 1 अप्रैल 2024 को, और स्पेंड करता है 50,000। स्पेंड मतलब क्या होता है, खर्च करना, तो ऑन फ्रेट एंड इट्स इंस्टॉलेशन, यानी 9,50,000 का एसेट्स हो गया, 50,000 का खर्चा हो गया, 10 लाख हो गया। ही चार्ज रिप्रेजेंट 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब कि एसएलएम हो गया, हर साल कॉस्ट पे लगेगा। कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना है बताइए, 10 लाख है तो 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख। और बोलता है, देखो ध्यान से, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ, तो 3 साल डेप्रिसिएशन लगेगा सेम, तो 10 लाख का 10% 1 लाख हो गया ना, तो 3 साल में, तो एंड में कितना बचेगा, यहां लिखा हुआ है 7 लाख रुपया, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मान लो कि साल के बीच में खरीदते हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन में 1 अक्टूबर लिखा, तो जो 1 अक्टूबर से इसका फाइनेंशियल एंड हो रहा है कब, क्योंकि फाइनेंशियल आपका 31 मार्च है, तो 6 महीना, बोलो हाँ है ना। तो थर्ड ईयर के एंड मतलब कि 31 मार्च जो थर्ड ईयर बनेगा उसमें पूरा साल 2.5 साल ही आएगा। कितना साल आएगा? पहला साल का 6 महीना और उसके अगले 2 साल, 1 साल 2 साल, ठीक है। तो 2.5 साल का डेप्रिसिएशन हमको निकाल लेना है। सारा सवाल नहीं, सवाल में अलग है। कॉस्ट 650 है परचेज कॉस्ट, और खर्चा कितना हुआ है, तो कॉस्ट कितना हो गया 6,90,000। 6,90,000 का 10% 2.5 साल का हमने फ्लैट निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जो 1,72,500 आ जाएगा। हम फिर अब एसेट्स का वैल्यू निकालेंगे तो 6,90,000 माइनस 172,500 5,17,500 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोग कर लेंगे। हम लोग चलते हैं आज थर्ड मेथड पे, जो है WDV। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चले आगे। अच्छा, 1-2 नोट्स हम लोग पॉइंट लिखेंगे, लिखिएगा। प्ले आज का लेक्चर 3 होगा ना, यहाँ लिखना बनेगा क्या? कितना डेट है आज का? 12 दिन निकल गया, अब हम 25 में हैं। 'संजना, इस लाइन को कंप्लीट करो। बोलो, व्हेन द मेथड ऑफ इज नॉट गिवन, कौन सा मेथड लगेगा? अरे भाई, संजना से पूछ रहे हैं। WD, उसका फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड। लिखो। एक चीज और हम बोले थे, कुछ बोले थे, ध्यान नहीं है क्या बोले थे। हाँ, एक चीज और लिखना था, हमको याद नहीं आ रहा है। बोले थे ना क्या, यार क्या बोले थे, याद है? वीडियो देखना पड़ेगा। नहीं, वो बोल, हम ओरली बोले हैं। कर दीजिए पॉज, पॉजे करिएगा। आ जाते फिर उसको हम लिख लेंगे। हाँ, WDV, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रूशियल एंड लिटिल बिट टेक्निकल एज कंपेयर टू SLM मेथड। इट इज नॉट इजी जस्ट लाइक SLM। SLM इज सम, मतलब कि कह सकते हैं उसको, ये इजी कॉन्सेप्ट है, बट WDV इजी नहीं है। और जब हम उसका लेजर खोलेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि कुछ हम देख रहे हैं, नोटिस करें पीछे के बच्चे सब थोड़ा जो है ना बड़ा इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं ये बतिया के, तो ये जरूरी है। प्लस ये भी होता है कि बहुत दिन बाद मिल रहे हैं ना साथी संगति से, तो उसमें बात करें। WDV क्या कहता है
कि डेप्रिसिएशन हमेशा घटे हुए वैल्यू पे लगेगा। समझ गए? पहले हम लेमैन मैनर में समझते हैं WDV मेथड को। W लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखेंगे तो फोकस कम जाएगा। मेरा ये बात ध्यान रखिएगा, जब बोला जाए लिखो तब लिखो, अगर नहीं लिखो बोला गया तो नहीं लिखिएगा, लेकिन जब हम बोलते रहे कुछ नोटिंग करना तो चुपचाप नोटिंग कर लीजिएगा। समझ में आ गया? लेकिन मेरे पढ़ाते समय हमेशा आपका आई कांटेक्ट, कान, आंख जो है और माइंड जो है पूरा फोकस होना है यहाँ पर टीचर पे एंड बोर्ड पे, तभी आप 100% के करीब में आप समझ सकेंगे। लेकिन अगर सर लिख रहे हैं, सर ने बोला नहीं लिखने के लिए और हम समझा रहे हैं तब आप लिखे जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा ना कि आप सुन तो रहे हैं बट फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और उसी में प्रॉब्लम क्या होता है पता है? जब टीचर नेक्स्ट डे या कुछ दिन बाद पूछते हैं या सवाल आता है, फिर वहां पर गलती करते हैं। ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, आपके तरीके की है। वी हैव टू चेंज आवर सिस्टम, वी हैव टू चेंज आवर सिस्टम ऑफ लर्निंग। ये जरूरी है। स्कूल में भी ये सिखाना चाहिए, सिखाया जाता होगा, बहुत जगह नहीं सिखाया जाता, लेकिन ये जरूरी है कि लर्निंग का सिस्टम हम अगर बदल लेंगे ना, तो हम कितनों कमजोर हम सीख लेंगे अच्छे से, आप बोल लेंगे, है कि नहीं है? तो फोकस करिए। WDV फोकस करते हैं। देखिए ध्यान से, ये जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं, सवाल पूछेंगे, एक एक बच्चा जवाब देगा, हम गारंटी से बोल रहे हैं। कोई भी बच्चा, हम नाम नहीं लेंगे कौन बच्चा जवाब नहीं देगा, देगा, सब देगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, WDV फोकस कर रहे हैं। हमने इस पे क्या बताया था कि हमेशा हर साल क्या होगा? घटे हुए वैल्यू पे लगेगा। चलो, ये मान लो मिस्टर प्रकाश है और ये प्रोप्राइटर ऑफ सूर्य बल्ब इंटरप्राइजेज का है, ठीक है ना? चलिए छोड़ दीजिए। अब यहां पर इस मिस्टर प्रकाश ने 1/4/2019 को मशीनरी खरीदा, 1/4/2019 को मशीनरी खरीदा ऑफ रुपीज, अरे भाई ठीक है, 5 लाख का। कितने का मशीन खरीदा? कब खरीदा? डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? एक्विजिशन मतलब परचेज का डेट क्या है? 1 अप्रैल 2019। कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 19-20। कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस खर्चा करता है 20,000 रुपया। कितना खर्चा किया? 20,000 रुपया खर्चा किया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना हो जाएगा? एक 4/19 का कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका? 5,20,000। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। ही चार्ज्ड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। कैलकुलेशन करना हम लोग को अच्छे से ध्यान रखिएगा। एज पर WDV मेथड, find the value of machinery for the year ended 31st March 2023। हो सकता है कि डेसिमल में आए, घबराएंगे नहीं। डेसिमल में आएगा हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे। हमने थोड़ा सा आपको 15% कर दिया है, यानी फ्लैट 10% नहीं किया। 10% थोड़ा इजी हो जाता। 15% इजी नहीं है बट आपके लिए इजी है, कह सकते हैं। कैलकुलेशन बनेगा तो हम इसलिए करें क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने की एक हैबिट हो जाए। वेरी गुड, समझ में आ गया? कोई यहां तक समझ गए? क्लियर है ना? अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम 2 मिनट के लिए पॉज हो जाते हैं। इसको पॉज कर लीजिए। सवाल है प्रियम का, अच्छा सवाल पूछा है कि सर मान लेते हैं कि हम मशीन बनाने का ही काम करते हैं,
मशीन पे मशीन बनाते हैं, हो सकता है बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, मशीन मतलब जेसीबी हम बनाते हैं, और जेसीबी मान लो वो जेसीबी जो बना है वो 5 साल से बिका ही नहीं, 10 साल से बिका ही नहीं, तो उस जेसीबी पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप जेसीबी बनाकर बेचने का काम करते हैं तो जेसीबी आपके लिए फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। क्या नहीं है? वो आपके लिए करेंट एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स में जो स्टॉक गुड्स और स्टॉक एसेट्स की जो हम डिफरेंशिएशन कहेंगे, बस एक वर्ड पे फोकस करना, मतलब एक स्टेटमेंट पे, हेल्ड फॉर यूज अगर है, हेल्ड मतलब हेल्ड करना, रखना, हेल्ड फॉर यूज है तो फिक्स्ड एसेट्स है, और हेल्ड फॉर सेल है तो करेंट एसेट स्टॉक है। वहां पर सर अब आपका सवाल ये होगा, सर मान लीजिए 5 साल से नहीं बिका, लेकिन 5 साल के बाद हम बेचने जाएंगे, तब तक तो हो सकता है कि वैल्यू कम मिलेगा, सामान को कम में, यानी जितना बनाने में लग गया उससे कम में बेचना पड़ गया। करेंट एसेट्स पे ना डेप्रिसिएशन नहीं लगता, वहां पर लगता है फ्लक्चुएशन। क्या लगता है? फ्लक्चुएशन का मतलब अगर कम लग रहा है तो वो फ्लक्चुएट हो गया। फ्लक्चुएशन में ऊपर नीचे दोनों होता है। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या हुआ? अप डाउन। तो जैसे कोई गुड्स है तो गुड्स हमेशा मार्केट के अनुसार बिकता है ना, जो मार्केट में चल रहा है। आपने खरीदा कुछ में भी, बेच रहे कुछ में भी, आपने खरीदा कुछ में भी, बेच रहे मार्केट के अनुसार। तो मार्केट में जो रेट है वो, तो आपने खरीदा कम में ज्यादा में बेचे, फ्लक्चुएट कर गया। क्या कर गया? फ्लक्चुएट। खरीदा मार्केट जिस प्राइस पे, कम में बेचना पड़ गया, वो भी फ्लक्चुएट ही कर गया। क्या हो गया? फ्लक्चुएट। ध्यान रखिएगा, जो हम अगर कोई भी प्रॉपर्टी यानी कोई मशीन हमारे पास बेचने के लिए रखा हुआ है तो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। वो मशीन हम अगर यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट। जैसे मान लो कि इस कोचिंग में एसी है, वो मशीनरी कैटेगरी में आ जाएगा। किस में आएगा? तो हम यूज कर लेंगे सेल करने के लिए, तो उस पर डेप्शन लगेगा, यस लगेगा। लेकिन यही एसी मान लो कि किसी शोरूम में लगा रखा हुआ बेचने के लिए, तब और शोरूम में जो एसी इंस्टॉल्ड है उस पर लगेगा। बस खत्म बात। समझ गए बेटा? चलिए अब ये लिख लिए। हमें अब यहां समझना क्या है, देखो ईयर 1। अच्छा, जो हमें यहां पर निकालना था, देखो ध्यान से, बोलता ही चार्ज डेप्रिसिएशन रेट ऑफ 15% पर एनम एज पर WDV मेथड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023। तो ईयर 1 जो है कौन सा फाइनेंशियल में आ जाएगा? 2019-20 आ जाएगा? बोलो हाँ है ना? ईयर 2 आ जाएगा 20-21। हमको कब तक चलना है? 23 तक चलना है ना? 23 लिखे थे, 22 लिखे थे, 23 लिखे थे। ईयर 3 4 साल ले लिए हम लोग। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? किसी भी बच्चे को नहीं दिक्कत है? फॉर्मेटिंग भी समझना है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा, मेन फॉर्मेट है। चलिए ईयर 1 में हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना था? कोई दिक्कत नहीं है यहां पे? समझ में आ रही है आप लोग को? हमें इससे क्या चार्ज करना है? तो कॉस्ट हमको क्या माइनस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। कितना परसेंट है? 15%। अब कैलकुलेशन करना है सबको। हम चाहते हैं सब लोग कैलकुलेट करिए, रफली कैलकुलेट करिए एंड बताइए कितना कितना वैल्यू आएगा। 2 बच्चे बोले 58, 78। आप लोग करिए, आप भी करिए आदर्श बेटा, करिए कैलकुलेशन। जब तक नहीं करोगे सीखोगे नहीं बेटा, बात समझ में आ जाओ। एग्जाम में यही सब करना है। कुणाल किया है तुम? कितना आया है? 7800। तुम किया है? करो
तुम भी करो, खुद से किया मोबाइल से किया है, गुड। इनसे इनको चेक करो, इनको चेक करो, दोनों को चेक करो तुम पार्थ, आदर्श का कुणाल तुम चेक करो, दोनों का, अंकित का। कितना आया, फिर गलती किया 75। रे पगला 5 20 पे निकालना है ना। करो, हम देखना चाहते हैं आपका कैलकुलेशन। भूमि इनको हेल्प करो, इनको समझाओ कैसे निकलेगा। हाँ, आ गया आपका 780 आया सर, 780 कैसे आएगा, 78 आएगा ना। हाँ मोबाइल रखिए ना अंदर, मोबाइल से क्या कैलकुलेट किए आप, इससे पूछिए सही कैलकुलेट आपको देखिए। कहाँ है, वेरी गुड, कहाँ की है। आया, आया बेटा, अरे बाबा, प्रियम नहीं आया, 5,20,000 इंटू 15/100, अब 5,200 आया ना, इंटू कर दो 15 से, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, अब गुना करने आता है ना। चलो बउआ यहां देखो, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 78,000, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम लोग को करना क्या है, माइनस करना है, करिए माइनस। 4 लाख इसको इसके सामने लिखेंगे WDV। अगर आपसे पूछा जाए ईयर 1 का, सुनो ध्यान से, आ गया आपका, अब नहीं लिखिए, नहीं आया आंसर आपको, ईयर 1 के एंड का, ईयर 1 के एंड का मशीन का वैल्यू कितना है, क्या बोलेंगे, ईयर 1 के बिगनिंग के में मशीन का वैल्यू कितना है, कोई दिक्कत। अब हम पूछे आपसे ईयर, सुनो ध्यान से ऋषि मुनि इधर, ईयर 2 के बिगनिंग का मशीन का वैल्यू कितना है, जो ईयर 1 के एंड का होगा वह ईयर 2 के क्या हो जाएगा, बिगनिंग, यानी ईयर 1 का क्लोजिंग, ईयर 1 का ईयर 2 का क्या कहलाएगा, बस सिंपल। अब देखो ये वाला वैल्यू को हम ले जाएंगे, क्योंकि WDV चल रहा है ना, तो WDV क्या कर रहा है, घटे हुए वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता चला जाएगा। मुझे बताइए कोई इसमें बच्चा जिसको डाउट हो रहा है, उत्कर्ष तुम बताओ, डाउट हो रहा है, नहीं, रौनक जी नहीं, इधर सबका ठीक हुआ, आप बेटा ठीक है, आदर्श ठीक है, चलिए अब सेकेंड ईयर में क्या करना है बोलिए, इस पे निकालेंगे, अब हो जाइए शुरू, निकालो, 66,300 पूरा, माइनस कर, अब क्या करना है, प्लस की माइनस, बोलिए 3,75,000
अब बताओ आदर्श, आप बताओ ईयर 2 के एंड का मशीन का वैल्यू कितना है? एंड का मशीन का वैल्यू 700। वेरी गुड, ठीक तो बोला है। ईयर 3 के बिगनिंग का मशीन का वैल्यू कितना है? वेरी गुड, गलत कहाँ बोला, ठीक तो बोला है। यहां जाएगा, बोलो हाँ ना। समझ में आ रही है आप लोगों को? अब आप लोग ये बना रहे हैं क्या? नहीं बनाइए, नहीं बनाइए, सिर्फ कैलकुलेशन जहां पूछेंगे वो सिर्फ कैलकुलेशन करना है, ये देखते रहिए। अब ये कहां जाएगा? ईयर 3 में जाएगा। अब क्या करना है फिर इसका? किसका 15%? 3,75,700 का 3,75,700 का 15% निकालो। 3757 गुने 15 कर दो। आप लोग करिए, आराम से करिए, हम यहीं पे हैं। मोबाइल से नहीं करना है, कसम से क्या बोलो, मोबाइल से नहीं करना। वही 5-20 का तुम 75,000 निकाल लिया था, अभी तो निकाला है। निकालो ना, कहाँ निकाला दिखाओ, अभी हम चेक करेंगे तुम्हारा। 3,75,700 का 15%। पॉज कर दो बेटा, पॉज कर दो, पॉज। अब क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, माइनस करेंगे, करो माइनस। होले 3,98,000। श्रेया ईयर 3 के एंड का मशीन का वैल्यू क्या है? यहां देख के बताइए। ईयर 3 के एंड का मशीन का वैल्यू क्या है? आराम से बेटा। और ईयर 2 के एंड का मशीन का वैल्यू क्या है? वेरी गुड। ईयर 4 के बिगनिंग का मशीन का वैल्यू क्या है? ईयर 4 के बिगनिंग का, वेरी गुड, कोई दिक्कत? अब क्या है, ये आपको नोट डाउन करने हैं। अब जहां पर क्वेश्चन लिखे है ना वहां पर, लेकिन एक चीज और, ये हम छोड़ दिए, यहां पर आपको आंसर लाना है फॉर्मेट के साथ। चलिए बनाइए, तो पॉज कर दो। अप्रिसिएशन आया है आप लोगों को, वो आया है 47। जैसा इसका आपको वैल्यू कितना लिखना है? 3,19,345 लिख लेना है। इसमें आपका वैल्यू आया है 47,901 रुपया 75 पैसा, यही ना आया है? सुनो ध्यान से, अगर जैसे ये 901.75, तो अगर पॉइंट के बाद 5 या उससे अधिक है तो बेहतरी है कि आप इसको राउंड ऑफ कर लो। अब सवाल ये कि अगर सर हम राउंड ऑफ नहीं करें, ऐसे घटा दे तो गलत हो जाएगा। एकदम गलत नहीं होगा, एकदम गलत नहीं हुआ, वो तो एग्जैक्ट एक्यूरेट हो जाएगा। बट थोड़ा सा इजी करने के लिए हम राउंड ऑफ कर दे, तो अब सर राउंड ऑफ कर देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों गलत हो जाएगा? समझ में आ रही ना? तो राउंड ऑफ क्या है ना कि पॉइंट के बाद अगर 5 या उससे अधिक है तो इसको हम 1 मान लेंगे। तो ये जैसे ही हटेगा 1 यहां आ जाएगा, बोलो ना हाँ है ना? ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 47,902 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो, और ये घटाकर कितना आएगा? 2,71,000
आए, चलो सबको आ गया है, हो गया कोई दिक्कत? पॉइंट क्या बोले, हम राउंड ऑफ कर दिए ना। एक सवाल तो ऐसा बना के लाओगे? लिखो एक सवाल, हटा दे इसको, लिखो एक सवाल, बोलेंगे तो लिख लीजिएगा। बोलते हैं, देखते हैं किसमें कितना दम जो लिखता है। हाँ लिखो, सूर्या इंटरप्राइजेज एक्वायर्ड, स्पेलिंग हम चेक करेंगे सबका, एक्वायर्ड अ फर्नीचर of rupees 70,000, 70,000 रुपए on 1st April 2020, on 1st April 2020 he charges, ही नहीं, ये तो इंटरप्राइज है ना। फॉर्म चार्जेज, ही काटो, फर्म लिखो, सूर्या इंटरप्राइज लिख देते। फॉर्म चार्जेज, फॉर्म FIRM, फॉर्म चार्जेज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम पर एनम में PA स्मॉल होगा, ठीक है ना। पर एनम एज पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जानते हैं ना, डिमिनिशिंग, वेरी गुड, फुल स्टॉप। फाइंड आउट the value of value of furniture, find out the value of furniture for the year ended March 31, 2025, फुल स्टॉप। हो गया। एक लाइन चेंज करो, नीचे से ला जाओ। इफ, एक लाइन बाद से लिखो, एक लाइन बाद से, इफ फॉर्म फॉलो SLM method of depreciation, SLM, एक मिनट, SLM method of depreciation, what will be the value of furniture as on 31st March 2025। हो गया। इट इज योर होमवर्क्स एंड हम नहीं बताएंगे अब करना इसमें क्या है, सब आप जानते हैं। कर क्या, ये एग्जैक्ट अगर सही बना के ले आए तो हम आपको एक डेयरी मिल्क खिलाएंगे।